इतिहास का वो खौफनाक सच कि जब जब क्रूड $100 के पार गया तब तब मनमोहन सिंह हो या मोदी सरकार, पसीना तो आ गया। अगर क्रूड के चलते आरबीआई को आने वाले कुछ महीनों में कुल मिलाकर 100 बेसिस पॉइंट की हम बात कर लें, इतना बढ़ाना अगर पड़ता है तो आपका इंटरेस्ट रेट जो 8.5% है वो सीधा बढ़ के 9.5% हो जाएगा, 8.5 से 9.5 हो जाएगा। ये मुफ्त में डॉलर छापने का अमेरिकी शॉर्टकट जो है वो अब खुद उसी के गले की फांस बन चुका है। अगर यूएई इन्हें मार्केट में बेच देता क्योंकि उसके ऊपर संकट था तो यूएस ट्रेजरी मार्केट पर दबाव बढ़ सकता था। कुछ एक्सपर्ट यहां तक मानते हैं कि इससे पूरा अमेरिकन जो बॉन्ड मार्केट है वो ही धराशायी हो जाता। हेलो एवरीवन, पैसा बोलता है विद एसकेटी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। उम्मीद है आप लोगों ने शुरू में जो डिस्क्लेमर मैंने दिया था गौर से पढ़ लिया होगा। मैं सिर्फ एनालिसिस करती हूं, किसी भी तरह की निवेश से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को कभी नहीं देती हूं। आगे बढ़ती हूं। क्या आपकी जेब के ऊपर एक बार फिर से ईएमआई का बहुत भारी बोझ तो नहीं पड़ने वाला है? क्या आरबीआई सच में ब्याज दरें बढ़ाकर आम आदमी की कमर तोड़ने की तैयारी में है? आज के एनालिसिस में ग्लोबल इकोनॉमी के उस चक्रव्यूह को डिकोड करने में जा रही हूं जो सीधे आपकी जेब और दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका को तबाह करने की ताकत रखता है। 3 बड़ा एनालिसिस जो मैं करने वाली हूं वो आपको बताती हूं, लेकिन उसके पहले आप एक काम कीजिए, मुझे बताइए कि कहां से बैठ के मेरी ये रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आपके शहर का नाम आप बताइए, बड़ा अच्छा लगता है ये जान के कि कितनी दूर से लोग मुझे देख रहे हैं। तो 3 बड़े एनालिसिस की मैंने बात की है। पहला एनालिसिस है कच्चे तेल की आग में कैसे झुलसेगी आपकी ईएमआई और क्या है आरबीआई का छुपा हुआ अगस्त प्लान। दूसरा एनालिसिस है इतिहास का वो खौफनाक सच कि जब जब क्रूड $100 के पार गया तब तब मनमोहन सिंह हो या मोदी सरकार, पसीना तो आ गया। तीसरा एनालिसिस मुफ्त में डॉलर छापने का अमेरिकी शॉर्टकट किस तरह से अब खुद अमेरिका की मौत का कुआं बन चुका है। अगले 5 साल में डॉलर 30% तक कैसे बर्बाद होने वाला है, ये सारी बातें आज की रिपोर्ट में आप लोगों को मैं बताने वाली हूं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट भी मैं कर दूं, फटाफट से आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ले सकते हैं तो हमारी जो मेंबरशिप है वो जरूर आप लीजिए, मात्र 49 रुपीज की है। आपका मन नहीं है वो मेंबरशिप लेने का तो प्लीज चैनल तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। एक सवाल है जो फिजाओं में इस वक्त तैर रहा है कि क्या एक बार फिर से ईएमआई का भारी बोझ बढ़ने वाला है? क्या आरबीआई सच में ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी कर रहा है? ये वो सवाल है जो इस वक्त हर लोन लेने वाले के मन में चल रहा है। मार्केट में कुछ विश्लेषक भविष्य में दरें बढ़ने की संभावनाओं के ऊपर बात करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। बड़े बड़े मार्केट प्लेयर और एक्सपर्ट के बीच में चर्चा बहुत गर्म है कि अब आरबीआई को एक डिसिप्लिन्ड मैनर से रेट्स बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर कच्चे तेल की कीमतें बहुत लंबे समय तक ऊंची बनी रहती हैं, आरबीआई दरें बढ़ाने के ऊपर विचार कर सकता है। कुछ एक्सपर्ट यहां तक कह रहे हैं कि हर एक मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक देखने को मिल सकती है। यानी कि हर 2 महीने के बाद आपकी ईएमआई के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ईएमआई बढ़ जाएगी। और वैसे भी इतिहास गवाह है कि जब जब क्रूड बढ़ा है आरबीआई ने घुटने टेके हैं। जी हाँ, ये कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की बात हो रही है या ऐसी कोई पॉलिसी आएगी। देखिए, हम भारत का इकोनॉमिक इतिहास उठा करके अगर देखेंगे तो जब भी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी, क्रूड ऑयल महंगा हुआ, तब तब भारत के प्रधानमंत्रियों और आरबीआई गवर्नर को कड़े फैसले लेने पड़े हैं। इतिहास से इसके 3 बहुत बड़े उदाहरण आप लोगों को मैं बताती हूँ। शुरुआत करती हूँ मनमोहन सिंह सरकार के समय से, 2010-11 का जो दौर था उससे शुरुआत में करती हूँ। देखिए, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के ठीक बाद में हमने देखा कि जब दुनिया संभल रही थी तब क्रूड ऑयल का दाम आसमान छूने लग गया। 110 से $120 प्रति बैरल पर क्रूड ऑयल का दाम उस समय बढ़ गया। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और उन्हीं के कार्यकाल में महंगाई को काबू करने के लिए आरबीआई ने मार्च 2010 से लेकर के अक्टूबर 2011 के बीच में लगातार 13 बार रेपो रेट बढ़ाया था। रेपो रेट को 4.7% से बढ़ा करके सीधे 8.5% उस समय कर दिया गया था। यानी 1.5 साल के भीतर करीब 3.75% की भारी बढ़ोतरी की गई थी। अब 2013 के क्राइसिस की हम बात कर लेते हैं। 2013 में यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम को कम करने का ऐलान उस समय किया था। ये 2013 की मैं आपको बात बता रही हूं, जिसे टेपर टेंट्रम कहा जाता है।
भारत जैसे इमर्जिंग मार्केट से विदेशी निवेशकों ने ताबड़तोड़ पैसा उस समय निकालना शुरू कर दिया, रुपया क्रैश होने लग गया और उस समय आरबीआई ने रुपया बचाने के लिए इमरजेंसी कदम उठाए। एमएसएफ रेट को एक ही झटके में 300 बेसिस पॉइंट यानी 3% बढ़ा दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट में लिक्विडिटी पूरी तरह से चोक हो गई। देश की जीडीपी ग्रोथ को बहुत बड़ा झटका 2013 में लगा था। अब उदाहरण ले लेते हैं नरेंद्र मोदी सरकार का, यानी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के समय की हम बात कर लेते हैं। देखिए 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जंग की शुरुआत हुई। क्रूड ऑयल एक बार फिर से 120 से 130 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, उसको पार कर गया था। सप्लाई चेन टूट गई, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई आ गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में उस समय स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि आरबीआई को मई 2022 में एक इमरजेंसी ऑफ साइकिल मीटिंग बुलानी पड़ी। आरबीआई ने बिना शेड्यूल के अचानक रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। इसके बाद सिलसिला ऐसा चला कि रेपो रेट मई 2022 में जो 4% था वो फरवरी 2023 तक बढ़ गया और ये 6% से ऊपर निकल गया था, यानी 9 महीने के अंदर अंदर 2% से ज्यादा का हाइक इसमें हमने उस समय देखा था। अब इसी पूरी बात को मैं उदाहरण से आपको बताती हूं कि आपकी जेब के ऊपर इसका असर पड़ने क्या वाला है। मान लीजिए 50 लाख का होम लोन आपने लिया है, 20 साल के लिए होम लोन आपने लिया है, 8.5% के इंटरेस्ट रेट पर ये लोन आपने लिया है। इस हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई बनती है लगभग 43,391 रुपए की। ठीक है, अब अगर एक्सपर्ट जैसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगस्त के महीने में हर पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी अगर कर दी जाती है, ये एक अनुमान के तौर पर सिर्फ मैं बता रही हूं, बहुत हाइपोथेटिकल सिचुएशन ये हो सकती है आपको लगे, तो अगर ऐसी बढ़ोतरी होती है, अगर क्रूड के चलते आरबीआई को आने वाले कुछ महीनों में कुल मिलाकर 100 बेसिस पॉइंट की हम बात कर लें, इतना बढ़ाना अगर पड़ता है तो आपका इंटरेस्ट रेट जो 8.5% है वो सीधा बढ़ के 9.5% हो जाएगा, 8.5 से 9.5 हो जाएगा। अब तक आप 43,391 रुपए की ईएमआई दे रहे थे, अब वो बढ़कर 46,607 रुपया हो जाएगी। मतलब हर महीने आपकी जेब से 3,216 रुपया एक्स्ट्रा जाना शुरू हो जाएगा। साल भर को कैलकुलेट कीजिएगा तो 38,500 रुपए से ज्यादा का एक्स्ट्रा बोझ सिर्फ ब्याज भरने में आपका चला जाएगा। और यही वजह है कि मार्केट इस समय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। इतिहास बिल्कुल क्लियरली ये दिखा रहा है कि जब भी क्रूड ऑयल $100 के ऊपर टिका है, देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ा, रुपया गिरा, उसे बचाने के लिए आरबीआई के पास रेट्स बढ़ाने का विकल्प हमेशा से रहा है। आरबीआई आने वाले समय में महंगाई के इसी ड्रैगन को रोकने के लिए ब्याज दरों को बढ़ाने का सख्त कदम उठा सकती है। हालांकि जो भी ये होगा वो अगस्त के पहले नहीं होने वाला है, तो तब तक के लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। और बड़ा फैक्टर यही है कि क्रूड ऑयल का भाव कितना बढ़ता है और महंगाई कितनी बढ़ती है। अब इसके बाद आज के दूसरे एनालिसिस के ऊपर आगे बढ़ती हूँ। पहले वाले के ऊपर आपकी जो भी राय है ईएमआई को लेके, आरबीआई क्या करेगा उसको लेके, वो मुझे कमेंट पे आप जरूर बताइएगा। आपके हर कमेंट को मैं बहुत ध्यान से पढ़ती भी हूँ और उसको लाइक भी करती हूँ। अब दूसरे एनालिसिस के ऊपर मैं आती हूँ और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, मुफ्त में डॉलर छापने का अमेरिकी शॉर्टकट जो है वो अब खुद उसी के गले की फांस बन चुका है। बहुत अच्छे से रिसर्च मैंने किया है और फिर आपके सामने ये खबर लेके आ रही हूँ। देखिए, ये तो क्लियर है कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के जो नए चेयरमैन आए हैं, ऐसे वक्त में जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है कि उनके सामने आसान रास्ता तो खत्म हो चुका है। आपने पिछले एनालिसिस में फेड की इस परेशानी को डिटेल में आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था, लेकिन ये जो पूरा जाल है उसे समझने के लिए आज के हालात को आपको देखना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसे लेके टेंशन बनी हुई है। नतीजा ये कि इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह बढ़ता चला जा रहा है और ये बहुत चिंता की बात है। महंगे तेल का असली असर मैं ये भी आपको बताऊं कि अभी तो डेटा में पूरी तरह रिफ्लेक्ट हुआ भी नहीं है। आगे अब जो आंकड़े आने वाले हैं ना, वो बताएंगे कि महंगाई बढ़ी कितनी है। अब ये जो पूरी व्यवस्था है उसकी शुरुआत को समझने के लिए इतिहास में आपको पीछे जाना होगा। 22 अक्टूबर 1907 की सुबह न्यूयॉर्क की तीसरी सबसे बड़ी ट्रस्ट कंपनी निकरबॉकर ट्रस्ट के बाहर घबराए हुए लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अपनी सेविंग्स निकालना चाहते थे, जो आज के जमाने के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग $500 बिलियन थे। बहुत बड़ी रकम थी। मैं आपको बताऊं कि मौजूदा जो कैश था, बैंक के पास जो मौजूदा कैश था वो इतना था नहीं। दोपहर 12:30 बजे तक बैंक के पास सारा कैश अगर मिला लिया जाए यानी करीब $8 मिलियन वो खत्म हो चुका था।
बैंक के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और पूरे न्यूयॉर्क में पैनिक फैल गया था। स्टॉक एक्सचेंज बंद होने के कगार पर था क्योंकि बैंकों के पास रोजमर्रा के मार्जिन ट्रेड्स को फंड करने के लिए भी कैश नहीं बचा था। डो जोन्स पहले ही अपने पीक से आधी वैल्यू खो चुका था और उस जमाने में कोई फेडरल रिजर्व था नहीं, सेंट्रल बैंक नहीं था अमेरिका के पास जो कि सिस्टम को मंदी से उबार लेता। ये उस समय परेशानी आई थी अमेरिका के ऊपर। तब 70 साल के इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन ने कमान संभाली। उन्होंने न्यूयॉर्क के बड़े बैंकर्स को मेडिसन एवेन्यू की अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में बंद कर दिया और साफ साफ ये कह दिया कि जब तक सिस्टम को बचाने के लिए फंड इकट्ठा नहीं हो जाएगा बाहर कोई नहीं जा सकता है। उन्होंने खुद बुक्स चेक की, ये तय किया किसे बचाना है किसे डूबने देना है। मॉर्गन ने अपनी जेब से $25 मिलियन के इमरजेंसी लोन कोऑर्डिनेट किए और फाइनेंशियल सिस्टम को ढहने से पूरी तरह बचा लिया। लेकिन ये 70 साल पहले की बात थी। इस घटना से अमेरिका ने यह जरूर सबक लिया कि देश को बचाने के लिए किसी एक अमीर आदमी के ऊपर निर्भर रहा नहीं जा सकता है, वरना बंटाधार पक्का है। नतीजा ये हुआ कि नवंबर 1910 में सीनेटर नेल्सन एल्ड्रिच और हाउस ऑफ मॉर्गन और सिटी बैंक के 4 सीनियर बैंकर्स छिपकर नकली नामों से जॉर्जिया के जेकल आइलैंड पर मिले। वहीं पर गुप्त रूप से फेडरल रिजर्व एक्ट का ड्राफ्ट तैयार किया गया जिसे 23 दिसंबर 1913 को राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने साइन करके कानून बना दिया। अब फेड का मूल काम ही यही था, उसको यही काम ही दिया गया कि जब भी बैंकों के पास कैश कम होगा वो लिक्विडिटी पैदा करेगा। 1987, 1998, 2008 और 2020 के हर क्राइसिस में फेड ने यही काम किया। लेकिन जेपी मॉर्गन और फेड में बहुत बड़ा एक अंतर था, वो मैं आपको बताऊं। देखिए, मॉर्गन ने अपनी जेब का असली सोना निकाला, पैसा निकाल के इस्तेमाल किया। उन्होंने नया पैसा इन्वेंट नहीं कर दिया था। इसके उलट फेडरल रिजर्व जब भी सिस्टम को बचाता है वो कंप्यूटर के कीबोर्ड पर की स्ट्रोक के जरिए थिन एयर से नए डॉलर टाइप करके उन्हें कमर्शियल बैंकों के अकाउंट में डाल देता है। समझिएगा इस बात को। पिछले 100 साल से अधिक सालों में ये कीबोर्ड जनरेटेड डॉलर का टावर इतना ऊंचा हो चुका है कि समझना भी इसको बड़ा मुश्किल है। एक तरफ तो विजिबल वॉर चली रही है दुनिया में, एक इनविजिबल वॉर भी है, वो है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स के मार्केट में। विदेशी सरकारों के पास लगभग $9.4 ट्रिलियन के अमेरिकी बॉन्ड्स इस वक्त हैं। जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, तेल महंगा हुआ, कई देशों को लोन खरीदने के लिए अमेरिकी बॉन्ड्स अपने बेचने पड़े। जब मार्केट में अचानक इतने सारे सेलर आ जाएं तो बॉन्ड्स की कीमतें तो गिरी जाएंगी। और जब यूएस ट्रेजरी बॉन्ड की कीमत गिरती है तो अमेरिका को अपने नए कर्ज पर चुकाई जाने वाली ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ता है। यह अलग मुसीबत उसके लिए रहती है। अमेरिका इस समय $39 ट्रिलियन के बहुत बड़े कर्ज पर चल रही है। इनफैक्ट हम जितनी बार भी इस बारे में बात करते हैं तब तक ये जो रकम है वो बढ़ी जाती है। 39 को अब आप इसको 40 भी कर सकते हैं, 41 कर सकते हैं, 42 कर सकते हैं, क्योंकि रीसेंट आंकड़ा किसी के पास नहीं है। अगर ब्याज दरें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इसका सालाना इंटरेस्ट बिल ही इतना बड़ा हो जाएगा कि उसे संभालना अमेरिकी बजट के बाहर निकल जाएगा। अब हाल ही में इसका एक लाइव उदाहरण देखने को मिला है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया हो, लेकिन जो खबरें फिजाओं में मैं वो आपको बता रही हूँ। यूएई का ऑयल क्रैश फ्लो हॉर्मुज बंद होने से अचानक से रुक गया। उसने अमेरिका से मदद मांगी। यूएई के पास $95.6 बिलियन के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। अगर यूएई इन्हें मार्केट में बेच देता क्योंकि उसके ऊपर संकट था तो यूएस ट्रेजरी मार्केट पर दबाव बढ़ सकता था। कुछ एक्सपर्ट यहां तक मानते हैं कि इससे पूरा अमेरिकन जो बॉन्ड मार्केट है वो ही धराशायी हो जाता। अब मार्केट में हवा ये गर्म है कि इससे बचने के लिए फेड ने यूएई को एक करेंसी स्वैप लाइन, जैसे कि इमरजेंसी शॉर्ट टर्म लोन कह सकते हैं, वो दिया। अब सवाल ये है कि जो देश खुद कर्ज पर चल रहा है उस यूएई को अरबों डॉलर दिया आखिर जा कैसे सकता है? अब इसका जवाब है की स्ट्रोक्स। फेड ने वॉशिंगटन में बैठे बैठे कीबोर्ड पर बस बटन दबा दिया, अरबों डॉलर सीधे यूएई के सेंट्रल बैंक के अकाउंट में रिफ्लेक्ट होने लगे। ये थे नहीं मार्केट में, ये पैसे थे नहीं, कीबोर्ड पर बटन दबा के उसको पैदा कर दिया गया। अब नियम के मुताबिक जब सामने वाला देश ये लोन चुका देता है तो वो डॉलर सिस्टम से डिलीट हो जाते हैं और मनी सप्लाई बढ़ती नहीं है। अब इसमें भी बड़ा पेच ये है कि आज तक फेड की ये स्वैप लाइन जो थी सिर्फ जो मजबूत इकोनॉमी थी, जैसे कि बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा या फिर स्विस नेशनल बैंक, इन तक ही सीमित थी।
वो डॉलर कमा करके लोन चुका सकते थे अपना। लेकिन पिछले साल अर्जेंटीना को इसमें शामिल कर लिया गया। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि अर्जेंटीना, जिसका इतिहास में 9 बार सॉवरेन डिफॉल्ट का रिकॉर्ड है, अब यूएई और अन्य खाड़ी और एशियाई देशों को भी ये स्वैप लाइन दी जाने लग गई है, जब लोन चुकाने की तारीख को बार बार आगे बढ़ाया जाता है। तो बैंकिंग भाषा में अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो उसे एमेंड, एक्सटेंड और प्रिटेंड कहा जाता है। तो ये डॉलर सिस्टम से गायब नहीं होते हैं, ये लगातार जमा होते रहते हैं और अंत में बहुत भयंकर ग्लोबल महंगाई को जन्म दे देते हैं। तो भाई, सेंट्रल बैंकिंग का एक यूनिवर्सल नियम है, जब भी सिस्टम के सामने बड़ा संकट आता है, सेंट्रल बैंक पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को ठप होने से बचाने के लिए हमेशा अपनी करेंसी की वैल्यू और उसकी परचेजिंग पावर की बलि चढ़ा देता है। बहुत मुमकिन है कि बॉन्ड मार्केट को बचाने के इसी चक्कर में अगले 5 सालों में डॉलर की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। 30% तक ताकत डॉलर अपनी खो सकता है, एक्सपर्ट यही बता रहे हैं। वैसे भी कहा जा रहा है कि दुनिया डी डॉलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ेगी। तो ये दोनों काम एक साथ मिलके डॉलर को खत्म करने की ओर ही आगे बढ़ेंगे। एक बार जब आप इस बड़े खेल के पीछे की हिस्ट्री और मैकेनिक्स को समझ जाते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ग्लोबल मार्केट किस तरफ जा रहा है। इतिहास तो पूरा मैंने आपको समझा दिया है, मार्केट किधर जाएगा उस बारे में आपको अगर कुछ बताना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। अगली रिपोर्ट आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। आपने क्या मेंबरशिप हमारी ज्वाइन की है, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एक प्याली चाय की कीमत के बराबर वो है। 49 रुपीज से कम हम रख नहीं सकते थे। ये आपकी तरफ से दिया हुआ मोटिवेशन मेरे लिए हो सकता है। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। अगर नहीं करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब तो फटाफट से कर ही लीजिए।